तो वेरी गुड मॉर्निंग और आज का जो क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे और एक टाइप का न्यूमेरिकल। पिछला क्लास में एक न्यूमेरिकल स्टडी किए थे मूविंग कर्व प्लेट्स के ऊपर एंड वहां पे हम लोग देखते कि वो जो जेट जाके जो कर्व प्लेट को स्ट्राइक किया था वो एज ए वर्टिकल स्ट्राइक कर रहा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग जो डेरिवेशन देखे थे, जो कर्व प्लेट एंड मूविंग कर्व प्लेट एंड जो जेट का जो स्ट्राइक के ऊपर डेरिवेशन देखे थे, सेम जैसे न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे। और इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो तुम लोगों को ये चीज अच्छे से समझना होगा। एंड अगर किसी को कोई डाउट इन केस रहता है तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तुम लोग रीड कर पा रहे हो? बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रीड कर पा रहे हो तुम लोग बढ़िया से? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि a jet of water moving at 12 meter per second impinges on vane shaped to deflect the jet through 120 degree when stationary. A very simple concept कि जब मेरा एक जेट 12 मीटर पर सेकेंड में एक वेन को, कर्व शेप वेन को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो स्ट्राइक करने के बाद वो जेट जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने पिछला न्यूमेरिकल में बोला था डिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो डिफ्लेक्ट कर रहा है दैट डिफ्लेक्शन एंगल इज व्हाट, द डिफ्लेक्शन एंगल इज 120 डिग्री व्हेन स्टेशनरी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इफ द वेन मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, जो मेरा कर्व वेन है वो कर्व वेन मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कर्व वेन मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। So now the question is find the angle of jet. इसका मतलब जेट कौन से एंगल में कर्व प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, राइट? एंड सो दैट देयर इज नो शॉक एट इनलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉक? क्योंकि जब भी जाके जेट स्ट्राइक करेगा, जब भी जाके जेट ऐसे करके स्ट्राइक करेगा तो ये वाला पोर्शन में शॉक होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जेट कौन सा एंगल में वो शॉक जाके स्ट्राइक करेगा ताकि इस कर्व प्लेट के अंदर कोई शॉकिंग ना हो, कोई वाइब्रेशन क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा, अगर इस पार्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो ये पार्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ये पार्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो ये पूरा प्लेट के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, पूरा प्लेट के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये जिस रनर के साथ अटैच होकर रह रहा है वो रनर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो इसीलिए मतलब एग्जांपल की तरफ से अगर ये देखोगे, अगर ये यहाँ का एक प्लेट में अगर स्ट्राइक अगर वाइब्रेशन होगा तो ऑब्वियसली ये मेरा एक रनर के साथ मेरा अटैच्ड है, तो ये रनर में वाइब्रेशन जनरेट होगा। जब ये रोटेट करेगा तो अचानक से अगर वाइब्रेशन जनरेट होगा तो इसमें अगर वाइब्रेशन जनरेट होगा तो फिर क्या होगा, जो शैफ्ट होगा शैफ्ट में वाइब्रेशन जनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग को ये शॉक को क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये शॉक पोर्शन को इग्नोर करना पड़ता है, ताकि हम लोग ऐसे एंगल में जेट को स्ट्राइक करवाना पड़ता है ताकि जाके वो कर्व प्लेट के ऊपर शॉक ना करे, ठीक है, या वाइब्रेशन क्रिएट ना करे। What is the absolute velocity of jet at exit in magnitude and direction and the work done per second unit weight of water striking per second? Assume that the vane is smooth। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छी से शॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है ड्राइंग करना। जिस तरीके का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हैं उसका ड्राइंग हम लोग पहले अगर कर लेंगे तो हम लोग को समझने में बहुत सुविधा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम क्या है, ड्राइंग कर लेते हैं। ये मेरा एक कर्व प्लेट है, ठीक, और जेट ऑफ वाटर मूविंग एट 12 मीटर पर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे V1 पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे एंगल, जैसे वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल और वेलोसिटी आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ होता है, ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। जैसे एक वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल होगा, एक वेलोसिटी आउटलेट ट्रायंगल होगा। तो दिस इज माय वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि समझने में सुविधा होगा। तो अभी ये मेरा क्या है, कोई मुझे बताएगा इनलेट ट्रायंगल में ये जो लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मेरा लाइन है ये लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीवन? वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ जेट, थैंक यू विजय। V1 दिस वेलोसिटी ऑफ जेट, इसको हम लोग V1 कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? रिलेटिव
बोलो थोड़ा जोर से बोलो आकाश, सुनाई नहीं दे रहा है। सर रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity, okay, thank you VR1, this is my relative velocity which is VR1। अच्छा ये मेरा V1 है, ये मेरा VR1 है, तो ये जो कंपोनेंट टाइप जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है, परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्लेट कैसे? वेलोसिटी ऑफ प्लेट। velocity of plate, velocity of plate, am I is it right? Is Akash right? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बोलो आंसर करो, बाकी अरे कोई तो इसका ये गलती है या सही है कोई तो बोल सकते हो। अगर ये मेरा जेट वेलोसिटी है, ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये मेरा क्या है? ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुम लोग आगे वाला चैप्टर में नहीं जा पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ये वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल एंड आउटलेट ट्रायंगल बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना होता है तुम लोग। तो मुझे बताओ ये अगर जेट वेलोसिटी है, ये अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये क्या वेलोसिटी है? Velocity of flow inlet. Velocity of flow, thank you, this is VF1, इसको हम लोग फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये वाला मैं इसका नाम डिफाइन कर दे रहा हूं, समझने में सुविधा होगा। ए बी सी डी। अब मुझे बताओ AC इक्वल्स टू व्हाट? बताओ विजय, बताओ AC इक्वल्स टू व्हाट? Velocity of plate. वेलोसिटी ऑफ प्लेट U1 और AD इक्वल्स टू व्हाट? Velocity of jet. AD इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ J, ना तो वेलोसिटी ऑफ J तो V1 ये है V1 वेलोसिटी ऑफ J। U1 AC इज इक्वल टू U1 है, ये जो AC इक्वल्स टू है U1। मैं पूछ रहा हूँ AD इक्वल्स टू क्या है? बताओ। Viral velocity. वायरल नहीं, वर्ल्ड वेलोसिटी, WHIRL, वर्ल्ड VW1 वर्ल्ड वेलोसिटी, VW1 वर्ल्ड वेलोसिटी, WHIRL वर्ल्ड वेलोसिटी। अब मेरा वेलोसिटी इनलेट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब तो मुझे एक चीज बताओ कि इसमें कौन सा एंगल अल्फा है और कौन सा एंगल थीटा है? ये एंगल को मतलब कौन सा एंगल गाइड प्लेट एंगल है और कौन सा एंगल वेन एंगल? क्योंकि हम लोग अल्फा एंगल को गाइड प्लेट एंगल और थीटा एंगल को वेन एंगल बोल रहे थे। जब मैंने इसका इस तरीके का डेरिवेशन मैंने दिखाया था, मेरा लेक्चर को देख लेना, वहां पे मैंने बोला था कौन सा एंगल को गाइड प्लेट एंगल और कौन सा एंगल को वेन एंगल बोला गया था। तो अल्फा को गाइड प्लेट एंगल बोला जाता है, थीटा को वेन एंगल बोला जाता है। तो कौन सा एंगल अल्फा है और कौन सा एंगल थीटा है, कोई मुझे बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। BAC alpha and BCD theta. BAC alpha and BCD theta, right? Thank you. So BAC alpha and BCD theta, तो मेरा इनलेट ट्रायंगल आउटलेट ट्रायंगल मेरा यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा अल्फा है, ठीक है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा थीटा है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि the vane shape had deflected the J through 120 डिग्री। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन का मतलब जो फ्लूइड जब यहाँ पे जेट ऑफ वाटर जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये कर्व प्लेट का सरफेस को मेंटेन करते हुए यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगा। उसको हम लोग क्या एंगल बोल रहे हैं? हम लोग उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मुझे क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूंगा, ठीक है, और यहां से एक डॉटेड लाइन खींचूंगा, ठीक, क्लियर हुआ? कैसे मैं कर रहा हूं देखो, यहां से ये B1 को एक्सटेंड करके एक डॉटेड लाइन खींचूंगा,
और यहाँ पे अच्छा पहले वेलोसिटी ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद समझने में तुम लोगों को सुविधा होगा और भी। अच्छा अब मुझे बताओ ये मेरा क्या है, इसका नाम बोल दे रहा हूँ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ये मेरा क्या है, ई एफ मेरा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। इनलेट है या आउटलेट है, आउटलेट, आउटलेट है। वी आर टू। ईजी मतलब क्या है, ईजी क्या है, बताओ बताओ जल्दी, ईजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट वेलोसिटी एट ऑफ आउटलेट, आउटलेट v2। और EH क्या है, EH, EH क्या है, बोलो EH क्या है, VF2, EH है VF2, फ्लो वेलोसिटी। अच्छा FG क्या है, FG, FG इक्वल्स टू क्या है, बोलो FG इक्वल्स टू क्या है, बताओ जल्दी बताओ, सोच के बताओ, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट मतलब u2। और GH क्या है, GH, GH क्या है, बताओ विजय, GH क्या है, GH है VW2। यहाँ पे अगर वॉल वेलोसिटी है तो यहाँ पे वॉल वेलोसिटी रहेगा, दैट इज VW2। अब इसमें मेरा बीटा कौन सा है, कौन सा एंगल फाई है, बताओ तो कौन सा एंगल बीटा है और कौन सा एंगल फाई है, कौन सा एंगल बीटा है और कौन सा एंगल फाई है, बताओ। GFE फाई और HGE बीटा। तो ये एंगल मेरा फाई है और ये एंगल मेरा बीटा है। तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन को एक्सटेंड करके मैंने यहां तक बनाया और ये जो मेरा V1 लाइन को एक्सटेंड करके मैंने यहां तक बनाया, ठीक है ध्यान देना। हाँ ये मेरा VR2 लाइन को एक्सटेंड करते हुए मैंने यहां तक बनाया हूं और यहाँ पे जो मेरा AB लाइन है V1 को मैंने एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक बनाया हूं। जब भी मुझे डिफ्लेक्शन एंगल का बात बोला जाएगा तब हम लोग इस तरीके से सबको सॉल्व शॉर्ट आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ये थिक टॉर्च प्लेट का बीचों बीच से इस तरीके का एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करेंगे, ठीक। अब मेरा काम क्या है, अब व्हाट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन को थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूं, ये मेरा डॉटेड लाइन है, ठीक। और यहाँ पे VR2 को धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट। तो दोनों के बीच एंगल एक बना, कौन सा एंगल, ये एंगल, यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ये दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसका वैल्यू बोल दिया गया है 120 डिग्री। अब एक चीज बताओ, ठीक है, अब एक ध्यान से चीज बताओ मुझे कि अगर, राइट, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, बताओ। ये एंगल मेरा अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। थीटा होगा। और अगर ये एंगल मेरा फाई है, अगर ये एंगल मेरा फाई है तो ये एंगल कितना होगा, फाई ही होगा, फाई होगा, ठीक है। सो ध्यान देना भैया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल अगर फाई होगा तो ये एंगल मेरा फाई होगा, ठीक है। अब दोनों के अब ध्यान, अब कैसे मैं बना रहा हूं देखो, ये एंगल मेरा 120 डिग्री है, ठीक। और यहां पे मेरा ये एंगल मेरा अगर अब देखो
अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी मेरा फाई होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। Am I right or wrong? yes sir. ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमको बोल दिया गया है थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी मेरा ड्राइंग मेरा कंप्लीट हो गया है, ड्राइंग को देख मैंने अपना ड्राइंग को बना लिया, अभी मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा। पहला कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा तो वो न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ने के बाद जो मेरा बेसिक डायग्राम है, जेट कर्व प्लेट का जो बेसिक डायग्राम है, मुझे उसको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। मैंने कर्व प्लेट ड्रॉ कर लिया, मैंने एक इनलेट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मैंने एक आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि वो जेट जाके वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है, क्वेश्चन में मुझे सिंपल बोला गया है impinges on beam shape to deflect the jet through 120 degree when stationary। अगर मुझे बोला जाता कि वर्टिकली तो क्वेश्चन में बोल देता वर्टिकल, अगर बोलता कि हॉरिजॉन्टली तो क्वेश्चन में बोल देता हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर तुमको कुछ नहीं बोला जा रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो उस टाइम तुम क्या करोगे, अगर कर्व प्लेट बोला तो बोल दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन वर्टिकल भी नहीं बोला गया है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं बोला गया है, तब तुमको समझना होगा कि जेट ऑफ वाटर टेंजेंशियल इस कर्व प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि नहीं 0 डिग्री एंगल में या वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है और हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है, तो दैट टाइम पिछला न्यूमेरिकल जैसे ऐसे स्ट्राइक करेगा, जैसे पिछला न्यूमेरिकल में दिखाया था कि ये ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है। और अगर तुमको बोल दिया जा रहा है कर्व प्लेट नहीं बोल के फ्लैट प्लेट बोला गया है, तो जब फ्लैट प्लेट ऐसे बोल दिया जाएगा तो तुमको समझना है कि जब फ्लैट प्लेट बोला गया है तो फ्लैट प्लेट के ऊपर मैं जेट को इस तरीके से भी स्ट्राइक करवा सकता हूँ या तो इस तरीके से स्ट्राइक करवा सकता हूँ। जब इस तरीके से स्ट्राइक होगा तब वही द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द मूविंग फ्लैट प्लेट ये वाला होगा। सेकंड कंडीशन में इंक्लाइन की इस तरीके से अगर स्ट्राइक करेगा तो इंक्लाइन शो करेगा, तो इंक्लाइन वाला फार्मूला हम लोग करेंगे, इंक्लाइन वाला डेरिवेशन से हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अगर मुझे वर्टिकल बोला जाएगा फ्लैट प्लेट के ऊपर डायरेक्टली उसका सेंटर पे ऐसे स्ट्राइक करेगा बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो डेरिवेशन करेंगे जहां पे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द मूविंग फ्लैट प्लेट, वो वाला डेरिवेशन। लेकिन जब कर्व प्लेट के ऊपर तुमको न्यूमेरिकल बोल दिया जाएगा तो उस टाइम कम क्या करना है, कर्व प्लेट के लिए तुमको बस देखना है कि तुमको क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री एंगल में या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है, ये क्या बोल दिया गया है। अगर नहीं बोला है तब तुम लोग को समझना होगा कि ये जो मेरा जेट स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट के ऊपर, ये बेसिकली टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है, और तुमको उस हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम वो तुमको रेडी करके रखना। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम रेडी कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है a jet of water moving at 12 meter per second, तो तुमको यहाँ पे जेट वेलोसिटी बोल दिया गया है v1 equals to 12 meter per second, impinges on a vane shape to deflect the jet through 120 degree। देखो क्वेश्चन में सिर्फ 120 डिग्री बोल दिया गया है और कोई एंगल नहीं बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जेट एंगल डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ जेट 120 डिग्री बोला गया है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन of jet equals to 120 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एंगल ऑफ जेट ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 120 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब तुम लोग क्वेश्चन देखोगे थीटा प्लस फाई, देखो तो ये डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ। देखो ये अगर मैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और इसका अगर मैं एंगल बोलूंगा तो ये कितना डिग्री है, 180। 180। तो देखो अगर मैं ये लाइन को फॉलो करते हुए अगर देखोगे इसके ऊपर में ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल मैं दिखा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं। यस सर। तो मैंने क्या लिखा, थीटा प्लस फाई प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री। राइट, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री मिला। अब एक चीज देखो कि ये जो मेरा प्लेट है, ये प्लेट स्मूथ है या मतलब स्मूथ नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है assume that the vein is smooth,
जब मेरा बेस मेरा स्मूथ होता है तब मेरा क्या होता है, एंगल विल बी द इक्वल, ये थीटा इक्वल्स टू दिस थीटा इक्वल्स टू फाई होता है। ये हमेशा ये याद करके रखना कि व्हेन द वेन इज स्मूथ, when the vein is smooth, that time theta equals to phi। जब मेरा वेन स्मूथ होता है तो थीटा इक्वल्स टू फाई, और थीटा इक्वल्स टू अगर फाई होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो थीटा की जगह में 30 डिग्री बैठा के फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री मैं लिख सकता हूँ। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ये पार्ट? यस सर। ओके, सो मेरा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया, फाई का वैल्यू मेरा 30 डिग्री निकल गया। ठीक, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा वो मैं देखूंगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में किस तरह गई है, इसका वैल्यू मुझे निकल गया 30, इसका वैल्यू मुझे निकल गया 30। अब मैं ट्रायंगल एबीसी के ऊपर साइन रूल अप्लाई करूंगा। ये जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है इसके ऊपर मैं साइन रूल अप्लाई करूंगा। साइन रूल क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक बात बताओ, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अगर ये मेरा 30 डिग्री है, अगर ट्रायंगल एंगल बीसीडी अगर मेरा 30 डिग्री है, सो एंगल बीसीए कितना वैल्यू होगा? बोलो। 150। एंगल बीसीए का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बीसीए का वैल्यू 150 डिग्री होगा तो एंगल एबीसी का वैल्यू कितना होगा? एंगल एबीसी मतलब ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। सुनाई नहीं दे रहा आकाश, जोर से बोलो। 30 डिग्री होगा। कैसे 30 डिग्री होगा? विजय बताओ तो, विजय बताओ। बताओ बताओ जल्दी। अगर बी एंगल, ये एंगल अगर 150 डिग्री है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस 150। 180 माइनस ऑफ अल्फा प्लस 150। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 180 माइनस अल्फा माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस अल्फा। यस और नो? यस सर। यस सर। ये एंगल का जो वैल्यू आएगा, ये जो एंगल का वैल्यू आएगा दैट इज 30 डिग्री माइनस अल्फा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ना V1 पता, सॉरी VR1 पता है, मुझे सिर्फ V1 पता है और मुझे U1 भी पता नहीं, सॉरी U1 पता है, मुझे बस V1 पता है और U1 पता है। U1 इक्वल्स टू U इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, मतलब U1 भी 5 मीटर होगा और U2 भी 5 मीटर होगा, क्योंकि मेरा जो प्लेट है वो मेरा स्मूथ प्लेट, ये मैं जानता हूं। तो मुझे बस V1 पता है और U1 पता है, मुझे कोई एंगल पता नहीं है, ना अल्फा पता है ना मुझे बीटा पता है, मुझे सिर्फ थीटा एंड फाई का वैल्यू मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझे अल्फा का वैल्यू जानना है। अगर मैं अल्फा का वैल्यू नहीं जानूंगा तो मुझे V मतलब U1 नहीं मिलेगा, मुझे VW1 नहीं मिलेगा, मुझे CD का वैल्यू नहीं मिलेगा, मुझे VR1 का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे करूं? इसीलिए हमको क्या करना है, हमको पहले अल्फा का वैल्यू जानना है, इसीलिए मैं ये स्टेप्स कर रहा हूं और ये स्टेप्स तुम लोग ध्यान से देखना। तो पहला बात है, मैं थीटा प्लस फाई का वैल्यू कैसे निकाला तुम देख लिए, डिफ्लेक्शन ऑफ जेट से। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो ये एंगल का वैल्यू 150 डिग्री है, तो दो, अब मैं अगर सिर्फ AC की ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दूंगा तो ये एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा? ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल का वैल्यू अल्फा है, ये एंगल का वैल्यू 150 डिग्री है, तो 180 से अगर दो एंगल का वैल्यू माइनस करेंगे तो 30 माइनस अल्फा,
तो ये मेरा आया 30 माइनस अल्फा। अब मैं क्या करूंगा, साइन रूल अप्लाई करूंगा। साइन रूल में क्या होता है विजय, कोई बताओगे? साइन रूल में विजय क्या होता है? साइन रूल में क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं तो मेरा क्या होता है? साइन रूल को मैं कैसे लिख सकता हूं? बताओ शिवम, आकाश, सौरभ, राहुल, कोई बताओ इसमें क्या होता है साइन रूल में? मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिखाया था साइन रूल, याद करो थर्ड सेम। this angle by sorry this line by opposite angle, this line by opposite angle, this line by opposite angle, क्या था ना, याद आ रहा है? लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम Yes, याद आ रहा है? मैंने बोला था ना ये सब चीज का एप्लीकेशन फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम एंड सिक्स्थ सेम में जाके तुम लोगों को करना होगा, ठीक? तो अभी देखो इसका एप्लीकेशन आ गया, तुम लोग बोल नहीं पा रहे। तो साइन रूल में क्या होता है कि अगर मेरा यहाँ पे कोई अगर ऐसा ट्रायंगल रहता है और ये अगर मेरा अल्फा, ये अगर मेरा बीटा और ये अगर मेरा थीटा है और इसका वैल्यू अगर p, इसका वैल्यू अगर q और इसका वैल्यू अगर a से, तो होता है क्या, दिस लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, मतलब p बाय साइन बीटा इज इक्वल टू दिस लाइन डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब q बाय साइन ऑफ अल्फा, और दिस लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब s बाय साइन थीटा। ये मेरा लैमिस थ्योरम होता है, ठीक? अब अगर ट्रायंगल एबीसी के ऊपर अगर यही साइन फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं AB by sin theta minus AB बाय साइन ऑफ sin 150 sin bracket 180 minus theta 180 माइनस थीटा मतलब कितना है? 180 माइनस थीटा मतलब 150 डिग्री है ना? 180 माइनस थीटा मतलब कितना है? मैंने क्या कर रहा हूं, AB बाय एंगल BCA, ध्यान देना, मैं ऐसे करके नाम लिखे, एंगल BCA, साइन ऑफ एंगल BCA, AB बाय साइन ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू AC बाय साइन ऑफ sin of 130 minus alpha ABC, 30 minus alpha ओके, साइन ऑफ एंगल ABC मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, इज इक्वल टू BC बाय साइन ऑफ एंगल BAC, ठीक है? देखो मैंने साइन रूल अप्लाई किया है BC के ऊपर, AB बाय दिस लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, दिस लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, दिस लाइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। तो अभी मुझे कोई बताओ AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू क्या है? 12 meter per second AB का वैल्यू है 12 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ AB इज V1, V1 का वैल्यू है 12 मीटर पर सेकंड, सो 12 बाय साइन ऑफ एंगल BCA, एंगल BCA का वैल्यू कितना है? ये एंगल का वैल्यू कितना है? 150. तो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ 150 डिग्री, ओके? सो नेक्स्ट AC, 5 AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू 5 5 why 5? because the plate velocity is 5 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरा प्लेट वेलोसिटी है, सो 5 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ABC, ABC का वैल्यू कितना लिखेंगे? ABC का वैल्यू कितना लिखेंगे? 30 sin of 30 minus alpha साइन ऑफ 30 माइनस अल्फा इक्वल्स टू BC मतलब VR1, BC मतलब VR1, सो VR1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ BAC मतलब साइन ऑफ अल्फा। तो ये मेरा इक्वेशन है। अब मैं इस इक्वेशन से कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा देखते हैं कैसे मैं सॉल्व करता हूं। 180 माइनस 30, थीटा इक्वल्स टू 30, तो थीटा इक्वल्स टू 30 है, तो ओके साइन ऑफ 150, ठीक है, साइन ऑफ 30 माइनस अल्फा, ठीक है, चलो ओके। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन से, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से मैं अल्फा का वैल्यू निकालूंगा। कैसे, कौन सा इक्वेशन? 12 बाय साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल्स टू 5 बाय साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस अल्फा।
ठीक है 5 बाई साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस अल्फा। अब मुझे कोई बताओ साइन ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू कितना है। अब यहाँ से अरे ठीक है चलो 150 डिग्री तुम लोग का कैलकुलेटर यूज करके तुम लोग कैलकुलेशन करना। अगर मैं यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे साइन ऑफ 150 डिग्री यहाँ पे 5 बाई साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस अल्फा मतलब ओनली वन वेरिएबल इज दैट जिसका वैल्यू अननोन है, तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। यस और नो? इस इक्वेशन से ये इसका वैल्यू निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा? यस सर। यस सर। तो इससे अगर मैं अल्फा का वैल्यू कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा अल्फा का जो वैल्यू आता है दैट वैल्यू इज 17.98 डिग्री 17.98 डिग्री राइट 17.98 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है अब मैं क्या करूंगा ट्रायंगल एबीसी के ऊपर फिर से ट्रायंगल एबीसी राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया एबीसी के ऊपर साइन रूल मैंने अप्लाई किया। ठीक अभी मैं क्या कर रहा हूँ साइन ऑफ यहाँ पे मेरा ये 3 इक्वेशन था उससे मैंने दोनों इक्वेशन से मैंने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया 17.98 डिग्री। ठीक है और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c तो मैं कभी बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू b और कभी बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू c बोल सकता हूँ ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ देखो तो इसी तीनों इक्वेशन से मैं और एक इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ 12 बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल्स टू VR1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है 17.98 डिग्री तो मैं अल्फा का वैल्यू लिख रहा हूँ 17.98 डिग्री। यहां से मैं VR1 का वैल्यू कैलकुलेशन कर पाऊंगा। यहां से मैं VR1 का वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा ना। यस सर। तो यहां से अगर मैं VR1 कैलकुलेट करूंगा तो VR1 का जो वैल्यू आता है दैट इज 17.98 डिग्री। कैलकुलेटर में अगर बिठाऊंगा तो sin 150 मोटा-मोटी इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 7.41 मीटर पर सेकंड 7.41 पर मीटर पर सेकंड। देखो अभी अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया V1 का वैल्यू मुझे पता है U1 का वैल्यू मुझे पता है VR1 का वैल्यू मुझे मिल गया। अगर VR1 का वैल्यू मुझे मिल गया ध्यान से देखो तो मुझे क्या VW1 का वैल्यू सॉरी ये CD का वैल्यू मिल सकता है या VW अगर V1 का वैल्यू मुझे पता है तो VW1 का वैल्यू मुझे मिल सकता है हाँ या ना। यस सर। कैसे मिलेगा बोलो तो V1 का वैल्यू पता है मुझे VW1 चाहिए तो VW1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बोलो VW1 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए मुझे V1 पता है ठीक है और मुझे अल्फा का वैल्यू भी पता है तो मुझे VW1 का वैल्यू चाहिए। क्या करना है मुझे बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी विजय शुभजीत सौरभ राहुल बताओ आंसर करो। सर 12 साइन 12 साइन 11 70.90 ये मेरा V1 है ये मेरा VW1 है VW1 के साथ V1 का एंगल अल्फा है तो मुझे VW1 का वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे क्या करना है बताओ बताओ। V2 into cos theta V1 cos थीटा सर V1 cos अल्फा सर। V1 cos अल्फा ये अगर V1 है ये अगर VW1 है दोनों के बीच एंगल अगर अल्फा है जिसके साथ कंपोनेंट बनता है वो cos थीटा बनता है राइट जिसका एंगल बनता है वो cos कंपोनेंट बनता है। कितना बार बोलेंगे VW1 इक्वल्स टू V1 cos अल्फा। V1 का वैल्यू कितना है V1 का वैल्यू कितना है 12 और अल्फा का वैल्यू कितना है अल्फा का वैल्यू है 17.98 cos 17.9 cos 17.98 डिग्री। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 11.41 मीटर पर ठीक है। तो शुभजीत क्लास में हो क्या शुभजीत
शुभ जी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो पार्टिसिपेंट लिस्ट का, और क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। ओके नाउ अभी देखो मेरा इनलेट ट्रायंगल में V1 मुझे पता है, U1 मुझे पता है, अल्फा मेरा निकल गया, थीटा मेरा निकल गया, VR1 का वैल्यू भी निकल गया, VW1 का वैल्यू भी निकल गया, तो लगभग में सारा वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट इन मैग्नीट्यूड। मतलब तुमको पूछा जा रहा है V2 का वैल्यू कितना है, तुमको पूछा जा रहा है V2 का वैल्यू कितना है, और क्या पूछा गया है, मैं और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। A jet of water moving at 12 meter per second impinges on vane shape to deflect the jet through 120 degree when stationary. If the vane moving at 5 meter per second, then find the angle of jet. Jet किस एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, तो जेट यहाँ पे कौन से एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, अल्फा एंगल में स्ट्राइक कर रही है, थीटा एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, बताओ जेट कौन सा एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, अल्फा या थीटा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूं। अल्फा, अल्फा एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू तो मेरा निकल गया 17.98 डिग्री, तो मेरा एक पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे निकल गया, ठीक? अब सेकंड क्वेश्चन बोला है V2 का वैल्यू निकालना है, ये V2 व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट। एग्जिट में जेट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, जो है मेरा V2, V2 का वैल्यू निकालेंगे, क्लास अगर खत्म हो जाएगा इमीडिएटली ज्वाइन कर। चलो देखते हैं ये V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट बोला गया है, क्वेश्चन समझना है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट। एग्जिट में जेट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, एग्जिट में जेट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ABS, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V2 एग्जिट, ठीक है? तो ये V2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इनलेट ट्रायंगल से मुझे क्या मिला, इनलेट से मुझे मिला अल्फा का वैल्यू मिला 17.98 डिग्री, थीटा का वैल्यू मिला 30 डिग्री, VR1 का वैल्यू मिला 7.41 मीटर पर सेकेंड, VW1 का वैल्यू मिला 11.45 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वैल्यू मिला इनलेट में। अब हम जानते हैं कि वेन मेरा स्मूथ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एज्यूम दैट द वेन इज स्मूथ, तो वेन मेरा स्मूथ होगा तो क्या होगा, VR1 इक्वल्स टू VR2 होता है, VR1 इक्वल्स टू VR2 होता है, तो VR1 इक्वल्स टू अगर VR2 होगा तो VR2 का वैल्यू भी 7.41 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। गॉट इट, ये समझ में आया? हाँ यस सर। Yes, sir. VR2 7.41 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मुझे निकालना है V2 का वैल्यू, मुझे निकालना है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि ट्रायंगल EFH, ठीक है? इसको लेकर भी मैं काम करूंगा। तो ट्रायंगल EFH से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं ट्रायंगल EFH को अगर मैं देखूंगा तो VR2 इंक्लाइंड लाइन है, इसको अगर मैं cos कंपोनेंट बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं VR2 cos phi इज इक्वल टू U2 प्लस BW2, मैं लिख सकता हूं, देखो तो। Yes, sir. ये EFH ट्रायंगल से मैं लिख रहा हूं VR2 cos phi, VR2 के साथ इसका जो एंगल है वो phi एंगल है,
So VR2 cos phi, VR2 cos phi equals to this line equals to U2 plus VW2. तो VR2 का वैल्यू क्या है 7.41 cos phi, phi का वैल्यू Cos alpha. cos 30 डिग्री, phi का वैल्यू 30 डिग्री आया है। U2 का वैल्यू कितना है, U2 का वैल्यू 5 मीटर, बिकॉज़ द वेन इज स्मूथ, तो U1 और U2 का दोनों का वैल्यू सेम होगा। सो 5 प्लस VW2, ठीक। तो यहां से मुझे VW2 का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो VW2 का वैल्यू कितना होगा? VW2 का वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करके 1.417 मीटर पर सेकंड। Or one. हाँ, तो मुझे VW2 का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है V2 का वैल्यू। VW2 का वैल्यू मुझे मिल गया, मुझे निकालना है V2 का वैल्यू, ठीक। अब मैं कैसे निकालूंगा देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरा VR2 cos phi होता है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? VF2 इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ? VF2 इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दिस लाइन इक्वल्स टू VR2 cos phi जो मैंने लिखा, तो VF2 इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ? VR2 sin phi. VR2 sin phi, थैंक यू। सो मैं इसको लिख रहा हूं VF2 इक्वल्स टू VR2 sin phi, ठीक है। तो यहां से मुझे VF2 का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो कितना वैल्यू होगा? 7.41 साइन ऑफ 30 डिग्री। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो VF2 का वैल्यू मेरा आएगा 3.705 मीटर पर सेकेंड, 3.705 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मुझे देखो VF2 का वैल्यू मुझे मिल गया, VW2 का वैल्यू मुझे मिल गया। ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, इसका वैल्यू VF2 है जिसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू VW2 है जिसका वैल्यू मुझे पता है। अगर ये दोनों का वैल्यू मुझे पता है तो मुझे ये एंगल मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ये सर नो? Yes, sir. 10 से निकाल सकते। ओके, थैंक यू। सो मैं क्या करूंगा, tan बीटा इक्वल्स टू मैं लिखूंगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है? VF2 VW. और एक बार VF by VW sir. VF2 by VW2। तो इसको अगर मैं VF2 का वैल्यू कितना आया है 3.705, VW2 का वैल्यू कितना आया है 1.417, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज बीटा इक्वल्स टू 69.07 डिग्री। बीटा इक्वल्स टू 69.07 डिग्री। तो अब तुम एक चीज बताओ कि ये मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये मेरा बीटा है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे V2 निकालना है, ठीक है, मुझे V2 निकालना है। V2 मैं कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे कर सकता हूँ, 180 minus बीटा। लेट मी फिनिश। मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ VF2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ, बोलो Yes sir. कैसे? परपेंडिकुलर थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे किया, VF2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो VF2 स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, VW2 स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मेरा V2 निकलेगा। Yes sir. तो यहाँ से अगर मैं V2 निकालूंगा तो इस मेरा V2 का जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज 3.96 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन, ये मेरा था सेकंड, ये हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वैल्यू मेरा निकल गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे कैसे निकालना होता है, मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि वर्क डन जब निकालना होता है और पर यूनिट वेट पर स्ट्राइकिंग जब होता है तब हम लोग को कैसे निकालना होता है, इसका फॉर्मूला ये है।
डेरिवेशन वाला पार्ट देखोगे तो फॉर्मूला कैसे आया है वो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। सो वर्क डन 1 by g यूनिट वेट पर सेकेंड राइट इक्वल्स टू VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड इनटू U डिवाइडेड बाय G। half ठीक है, तो इसमें अगर VW1 का वैल्यू मुझे पता है, जो यहाँ इसका वैल्यू मैंने निकाले थे, VW2 का वैल्यू मुझे पता है, ये भी निकाले थे, U का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड बोल दिया गया है, G का वैल्यू 9.8 मीटर बोल दिया गया है। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6.537 न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्लियर क्लियर? yes sir clear है। कितना दे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन में अगर देता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्योरली देता है। इस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन में करने के टाइम तुमको लगा कि कोई नया फॉर्मूला है, नया चीज है, तुम लोगों को कुछ लगा? कोई भी नया फॉर्मूला दिखाई दिया? बोलो बोलो, कोऑर्डिनेट करो। कोई भी नया फॉर्मूला दिखाई दिया? सब v1 by g हाँ 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 सौरभ, क्या बोल रहे हो सौरभ? वन v1 और ये v by plus v by g u ये वाला। हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कोई नया फॉर्मूला तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। जो भी फॉर्मूला है देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद फिर ये जो साइन थ्योरम करके मैंने बनाया वो मैंने थर्ड सेमेस्टर में दिखाया, लामिस थ्योरम मैंने सिखाई दिया था। तो हम लोगों को हमेशा इस टाइप का न्यूमेरिकल जब देगा, पहला बात है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जब देगा तब मैं क्या करूंगा, VR2 को एक्सपेंड करके यहाँ तक बढ़ाऊंगा और VR1 को एक्सटेंड करके यहाँ तक बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने इसका एंगल को देखूंगा, डिफ्लेक्शन देखूंगा, वहां से मैंने दोनों एंगल निकालूंगा। ये प्रोसेस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के टाइम में हमेशा याद रखना, ये प्रोसेस। उसके बाद हम लोग का काम है इनलेट ट्रायंगल आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद कौन सा का वैल्यू मुझे पता है और वो वैल्यू को अप्लाई करके दूसरा जो वैल्यू जो है वो वैल्यू को मैं निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। पहला काम, अगर डिफ्लेक्शन दिया हुआ रहेगा तो ये वाला ड्राइंग करना है, ये वाला काम करने लेना है। उसके बाद देखना है कि इनलेट ट्रायंगल में मुझे किस किस चीज का वैल्यू मुझे पता है, उस वैल्यू को अप्लाई करके मैं दूसरे के बाद दूसरा इसका वैल्यू निकालूंगा कि निकाल पाऊंगा कि नहीं। और उसके बाद फिर सेकंड आउटलेट में भी सेम चीज, बेन अगर स्मूथ है तो U1 इक्वल्स टू U2 होगा, VR1 इक्वल्स टू VR2 होगा, और क्या क्या एंगल मुझे दिया हुआ है उसके बेस से बाकी जो भी टॉपिक है, जो जो चीज है उसको मैं निकाल पाऊंगा। यही तुम्हारा जेट रिलेटेड न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा शांत माइंड से इस आज का जो क्लास का लेक्चर है ये न्यूमेरिकल को अच्छे से स्टडी करना, और एक काम करोगे क्लास करने के टाइम पे ना ये लेक्चर जब फिर से वापस देखोगे तो कॉपी लेकर बैठो, एक एक स्टेप में जैसे दिखा रहा हूँ वो स्टेप अपना कॉपी में उतारो, उसके बाद अच्छे से समझ लो और एक बार देखो ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एनी मोर डाउट स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हैविंग एनी मोर डाउट? Anybody having any more doubt? Okay, okay. बाकी स्टूडेंट्स कोई डाउट है? विजय? No, sir. So thank you everyone for attending class, and ये वीडियो लेक्चर कुछ देर YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तुम लोग का ग्रुप में भी इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, इसको देखना। So thank you everyone.